नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं संस्कार कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग संचालित हो रही है और आप आ सकते हैं लखीमपुर में नहरिया रोड पे गुरु नानक डिग्री कॉलेज के सामने। पढ़ाई और कंटेंट इतना अच्छा आपको मिलेगा कि इससे अच्छा बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक अच्छी टीम, अनुभवी टीम आप लोग को मिलेगी, उनके मार्गदर्शन में आपकी तैयारी को सुगमता प्राप्त होगी और आप लोग अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मुझको याद आ रही हैं, वह पंक्तियां मैं बताना चाहता हूं। ये उन्होंने अपनी काव्य संग्रह उर्वशी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। यह संवाद पुरुरवा और उर्वशी जी के मध्य का है। जब उर्वशी जी पुरुरवा को छोड़कर राजा पुरुरवा को छोड़कर जाने लगती हैं, तब राजा पुरुरवा कहते हैं, मैं तो शक्तिशाली राजा हूं, इस पूरी धरती का मालिक हूं और ये उर्वशी जी हमको छोड़कर जा रही हैं। उस समय की पंक्तियां कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी प्रस्तुत करते हैं। वह पंक्तियां मेरे वक्तव्य बंध द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। वह इस प्रकार हैं। कहते हैं पुरुरवा जी, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम के नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। बस इसी लाइनों के साथ आपको पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा हम लोग के राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा का अर्थ है कि जब कोई भी कार्य सरकारी कामकाज होगा तो वह क्या होगा, सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किया जाएगा। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। मैं हर चीज में बताता चलूंगा, कहाँ क्या पूछा गया है, कैसे किस चीज का वर्णन किया गया है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो सदैव राजभाषा पर टिक लगाएंगे। कब बनी? 14 सितंबर 1949। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सौरमंडल के दर्शन कराऊंगा, एक एक ग्रह पर लेकर जाऊंगा, एक एक तारे को दिखाऊंगा, कैसे कौन सा तारा बना, कैसे कौन सा ग्रह बना, क्या किस ग्रह की विशेषताएं हैं, कैसे याद करेंगे, हर चीज का तरीका जानेंगे। क्या इस कॉन्सेप्ट किलर से, अपने भाई से हर चीज की कॉन्सेप्ट किल करूंगा। मैं बताने आया हूं आपको सौरमंडल के बारे में। आइए मिलकर टहलते हैं सौरमंडल और जानते हैं क्या है सौरमंडल। ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं आपको अपनी पूरी क्लास पढ़ाऊंगा। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा मेरी क्लास में। आपसे निवेदन है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से भी जो भी आएगा उसको नोट करते चलेंगे। मैं हर एक पॉइंट, हर एक तथ्य पे आपको ये बताता चलूंगा कि यहां प्रश्न ये पूछा जा सकता है या ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और जहां भी जो भी चीज समझ में आएगी तुरंत उस चीजों को नोट करते चलेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं और देखते हैं, करते हैं सौरमंडल की सैर। सौरमंडल क्या है? पहले तो ये जानते हैं कि सौरमंडल सूर्य का मंडल है एक, उसमें प्रमुख सूर्य है। सूर्य का है, एक तारा है। कैसे सूर्य का जन्म हुआ, कैसे तारे का जन्म हुआ, कैसे ग्रह बने, कैसे बाकी चीजें सौरमंडल में आई, फिर कैसे पदार्थ बने, कैसे हाइड्रोजन पहला पदार्थ बना, फिर हीलियम बना, ये किस प्रकार से आई, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। ज्योग्राफी मतलब साइंस। ज्योग्राफी आप जीने लगेंगे, चारों तरफ आपको ब्रह्मांड दिखने लगेगा, एक एक ग्रह दिखने लगेगा कि कैसे ग्रह बना हुआ है, कैसे सूर्य बना हुआ है, क्या परिकल्पनाएं हैं इसकी, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। जानिए कैसे जानेंगे क्या है इस चीज में, हर चीज मैं आपको बताता चलूंगा और अवगत कराता चलूंगा। देखिए ये हमारा सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल है। ये देख रहे होंगे आप लोग, सूर्य है और इसके चारों तरफ ये ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं। यहां से मैं आपको जो एक बात बताऊंगा वह यह बात बताऊंगा कि वह यह बात है कि एक मिनट दोस्तों, तो मैं आपसे बात बताना चाहूंगा। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा इंटरेक्ट सर से होने लगा था।
तो मैं ये बताना चाहूंगा ये क्या है, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यहां से मैं आपको एक चीज ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2006 से पहले हमारे यहां ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। ठीक है, 9 ग्रह थे, 9 ग्रह थे। फिर 2006 में आईएयू यानी खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई और इन्होंने क्या किया? यम यानी प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि यह क्या करता था? ग्रह होने के लिए भी उसकी परिपाटी है कि ऐसी ऐसी शर्तों को आप पूरा करेंगे तब ग्रह होगा, तब आपको ग्रह कहा जाएगा। ये क्या करता था? ये दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काटता था, ठीक है, और आकार में बहुत छोटा था, इसलिए यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। फिर 2006 के बाद अब कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं समस्या, यानी प्लूटो को हटा दिया गया 2006 से, अब 8 ग्रहों की बात की गई। ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा सौरमंडल है। देखते रहेंगे आप लोग, आज से कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा सौरमंडल में, सब यही सीखेंगे। ये पूरा हमारा सौरमंडल है। ये क्या है? सूर्य। सौरमंडल में ये क्या है? पिताजी हैं, जनक हैं। ये कौन है? जनक यानी पिता। इन्होंने ही सब ग्रहों को बनाया है, इसी से सब ग्रह बने हुए हैं, इनके ही बचे हुए मटेरियल से सारे ग्रह बने हुए हैं। कैसे क्या बना हुआ है, कैसे सूर्य बना, कैसे तारे बने, कैसे ग्रह बने, ये सब जानेंगे। कौन सा ग्रह पहले नंबर पे आता है, कौन सा ग्रह आखिरी नंबर पे आता है, अरुण को क्यों लेटा ग्रह कहते हैं, शुक्र को क्यों चमकीला ग्रह कहते हैं, क्यों गर्म ग्रह कहते हैं, पृथ्वी जो कि जल ग्रह है, नीला ग्रह है, बृहस्पति जिसका उपग्रह ज्ञानीमिड है, सूर्य जो कि एक तारा है, कैसे ये तारा हुआ, कैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण आया, ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। सारी क्लास देखिएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक की, कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी परेशानी रह जाएगी। कॉन्सेप्ट किलर आपके साथ है, हर चीज का कॉन्सेप्ट किल करूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहता है कि मैं चीजों को क्या करता हूं, जाके गहराई में पकड़ता हूं, फिर उसको तोड़ता हूं, जिससे क्या होती चीजें आसान हो जाती हैं। जब आप किसी चीज को बनते देखेंगे ना, किसी चीज का कॉन्सेप्ट जानेंगे, किसी चीज का बेस जानेंगे, तो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको जैसा। तो मैंने बताया ये मेरा क्या है? सौरमंडल है। आपने देख लिया होगा, ये सूर्य है, इसके ग्रह चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर मैं यहीं पे आपको 2 पॉइंट बता दे रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या है सौरमंडल की खोज। आप लोग साथ में नोट करते चलेंगे और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करते चलेंगे अच्छा लगे तो। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सौरमंडल की खोज की है कॉपरनिकस ने। किसने की है सौरमंडल की खोज? कॉपरनिकस ने। ज्योग्राफी में एक चीज आसानी रहती है कि पूरा साइंस बेस्ड चलता है, यानी नियमों पे आधारित है, इसलिए ज्योग्राफी में कोई समस्या नहीं आन पड़ती है। तो आप लोग देखते रहिए। फिर क्या है? सौरमंडल की खोज किसने की है? और यहीं पास एक चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? ये 2 क्वेश्चन यहीं से तैयार होने चाहिए। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? ग्रहों की गति का नियम, तो ग्रहों की गति का नियम दिया है केपलर भाई साहब ने। किसने दिया है? केपलर भाई साहब ने। इस चीज को आप देखेंगे पेपर में पूछा गया है सीधा सीधा। सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। सौरमंडल की खोज की है, यानी सौरमंडल को क्या किया है? निकाला है। सौरमंडल निकस तो किसने हो गए? कॉपरनिकस। सौरमंडल निकस यानी कॉपरनिकस। ये ट्रिक है, ये मेंटोस तरीका है। क्या है सौरमंडल की खोज? कॉपरनिकस। ग्रहों की गति का नियम केपलर। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। क्या बात करता हूं? ये मेरे ग्रह लगे हुए हैं, ये पूरा सौरमंडल है आपके सामने देख रहे होंगे। क्या है? पूरा सौरमंडल है। सूर्य है हमारे, फिर सूर्य से ये हमारे 8 ग्रह लगे हुए हैं। 9वां ग्रह जो था प्लूटो था, यम था, जिसको 2006 में क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। अब वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं। यहां पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा? हर एक चीज बताऊंगा कि सूर्य तारा है तो क्यों तारा है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ये ग्रह कैसे बने, हर चीज के बारे में एक बात करूंगा आपसे। एक एक चीज लेकर आया हूं, एक एक तथ्य लेकर आया हूं। मैं जो चीज पढ़ा दूंगा ना, वो आपको किसी से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। उस चीज में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं आपको सब पढ़ा दूंगा और इस तरीके से आप क्या होंगे? लोगों को पढ़ाने लगेंगे। ऐसा पढ़ाऊंगा। तो मैं बात करता हूं, ये क्रम है। कैसा क्रम है? ये क्रम है कि सूर्य से
सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह, फिर 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 कौन सा ग्रह और फिर कौन सा ग्रह। यानी ये 8 ग्रह का क्रम है। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा ग्रह है, सूर्य से चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है, 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है, 8वें नंबर पे कौन सा ग्रह है। तो इसका क्रम लोग क्या रहते हैं, भूल जाते हैं। यहां मेरा मेंटोस तरीका रहेगा, उस मेंटोस तरीके से यहां से मैं आपको बहुत सी जानकारी दूंगा। पहले क्या मैं दूंगा, पहले मैं आपको वन लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो चीजें पूछी जाती हैं उसको मैं यही याद कराऊंगा। पहले तो मैं क्रम बताऊंगा, ये क्रम का तरीका क्या है याद करने का, फिर एक एक ग्रह के बारे में यहीं पे बताऊंगा कि किस ग्रह को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ऐसा क्या है। तो उसके लिए मेरी एक कहानी भी है, वो कहानी में मैं जोड़ूंगा 2 मिनट की, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, यहीं से मेरी कहानी स्टार्ट होती है। क्या इनका क्रम जानेंगे, कैसे क्रम होगा इनका यहाँ तक वरुण तक की, कैसे पहुंचेंगे और क्या समस्याएं आई, कैसे बना, कौन सा ग्रह कहाँ पे बना, हर चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह है जिसको मरकरी कहते हैं, फिर शुक्र है, वीनस कहते हैं, पृथ्वी है, अर्थ मंगल है, मार्च कहते हैं, बृहस्पति है, जुपिटर कहते हैं, शनि है, सैटर्न कहते हैं, अरुण है, यूरेनस कहते हैं, वरुण है, नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। तो ये 8 ग्रहों की बात की गई है। सबसे पहले क्या है, बुध। देखो अब इसको मैंने कैसे याद किया है, कैसा मेरा तरीका रहा है मेंटोस, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। किस तरीके से मैंने याद किया है उसी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, नहीं भूलेंगे जिंदगी में, इसका मेरा वादा है। देखो सूर्य क्या है, सौरमंडल के पिता हैं। पिता, जब कोई घर का मुखिया पिता है तो क्या करता है, अपने पास सबसे बुद्धू बालक को रखता है। क्या करता है, सबसे बुद्धू बालक जो होता है, जो जानता है कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी ज्यादा मदद करते हैं। सभी लोग करते हैं, सभी लोग घर पे करते हैं, ठीक है। तो ये पिता हैं सौरमंडल के, तो उनके पास क्या हुआ, सबसे बुद्धू, सबसे बुद्धू, सबसे बुद्धू लड़का इनके पास हुआ, यानी बुध ग्रह इनके पास हुआ। यानी सबसे पहला पिता, पिता के पास बुद्धू लड़का सबसे, यानी बुध ग्रह सबसे बाद, सबसे पहला हुआ। फिर एक दिन छोड़ते जाएंगे, यानी बुध की मैंने ट्रिक जान ली कि बुद्धू यानी बुद्धू लड़का तो पिता के सबसे पास रहेगा। फिर बुध के बाद एक दिन छोड़ेंगे बृहस्पति, यानी अल्टरनेट दिन गिनेंगे। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ के शुक्र आया, शुक्र के बाद शनि छोड़ के रवि आया, रविवार हमेशा, रविवार देखेंगे ट्रिक, मेरा तरीका, मेरा मेंटोस तरीका। रविवार हमेशा कहाँ रहता है, रविवार हमेशा पृथ्वी पर मनाया जाता है। संडे हमेशा पृथ्वी, किसी ग्रह पर संडे मनाया जाता नहीं। तो रविवार से मैं जान जाऊंगा कि पृथ्वी ग्रह तीसरे नंबर पे है। फिर जब संडे आ गया, फिर अल्टरनेट दिन छोड़ के सोमवार से फिर मंगल आ गया, मंगल से एक दिन छोड़ के बृहस्पति आ गया, बृहस्पति से एक दिन छोड़ के शनि आ गया, फिर लास्ट में अरुण और वरुण आ गए, अरुण और वरुण आ गए। आ से अरुण, तो आ से अरुण है तो अरुण पहले रहेगा, वा से वरुण तो वरुण बाद में रहेगा। अरुण पहले आता है, छोटा आ पहले आता है तो अरुण पहले वरुण बाद में। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सूर्य पिता है, बुद्धू लड़के को अपने पास रखेगा, तो बुध सबसे पहले, फिर अल्टरनेट छोड़कर आया शुक्र, यानी बुध छोड़ा, बुध लिया, बृहस्पति छोड़ा, शुक्र आया, शुक्र के बाद शनि छोड़ा, क्या है, रविवार, रविवार कहाँ होता है, पृथ्वी पर। फिर एक दिन छोड़ा मंगल, फिर एक दिन छोड़ा बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ा शनि, फिर अरुण वरुण। यहां तक आपको क्रम में कोई समस्या रह गई हो, लगाओ ठोको ताली और ये बताओ कि कोई समस्या रह गई हो आज के बाद कि ग्रह का क्रम कैसे याद किया जाएगा, तो बताइए आप लोग, तुरंत यही याद हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए कि सर मेंटोस तरीका है, मजा आ गया सर, कैसा मेंटोस तरीका आपने बताया है। फिर इसके बाद मैं क्या बात करूंगा, इसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे और हर चीज आज ही क्लियर हो जाएगी, कुछ भी दोबारा डाउट नहीं रह जाएगा। क्या मेरी कहानी है, पहले तो मेरी कहानी ये है कि बुध क्या है, सूर्य के इतना नजदीक है तो इसका कोई वायुमंडल नहीं रह गया। सूर्य से क्या निकला, सौर तूफान निकलते हैं तो इसके वायुमंडल नष्ट हो गया, यानी इसका बुध का वायुमंडल नष्ट हो गया। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, तो किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो बुध पे वायुमंडल नहीं है। कौन ग्रह सूर्य के सबसे पास है, तो बुध सबसे पास है। फिर शुक्र की बात करता हूं मैं, देखिए शुक्र के ही सारे नाम हैं। क्या नाम है, गर्म ग्रह, देखते रहिएगा आप लोग, गर्म ग्रह लिखते रहिएगा, ठीक है। भोर का तारा, भोर का तारा, फिर क्या है, सांझ का तारा, सांझ का तारा, गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, कौन सा ग्रह, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, और क्या है, भगनी ग्रह। भगनी मतलब बहन, भगनी मतलब बहन, भगनी मतलब बहन, बहन कहा जाता है सिस्टर को, तो भगनी ग्रह, यानी पृथ्वी का ये भगनी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान ही लगभग है,
ठीक है, पृथ्वी जैसा ही दिखता है, पृथ्वी के पास भी बहुत है, इसलिए पृथ्वी को इसको क्या कहा जाता है, भगनी ग्रह यानी बहन ग्रह भी। इसको गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांस का तारा, चमकीला ग्रह, भगनी ग्रह, ये सारे नाम जितने भी नाम हैं ये शुक्र ग्रह को कहे जाते हैं। यहीं पे मैं अपनी ट्रिक मेंटोस तरीका जैसे मैंने याद किया, हमको भी रखने में चीजें दिक्कत होती थी, आगे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे सूर्य बना, कैसे ग्रह बने, सब चीज क्लियर कराऊंगा, मजा आ जाएगा। यहाँ जो याद करने वाला है मेंटोस तरीका है वो चीज आप लोग याद कर लीजिए। कैसे मैंने याद किया, मैंने देखा कि एक शादी का फंक्शन था, ये मेरा तरीका है मेंटोस, मैं आपको बताता हूँ, किसी गुरु जी ने नहीं बताया हमको, तो मैं भी अपना तरीका है बताता हूँ। क्या तरीका है, मेंटोस तरीका है। कैसा तरीका है मेंटोस, कैसे, एक शादी में गए अरुण भाई दिलवाले पिक्चर वाले अरुण भाई नहीं, कौन से कि जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए, वो वाले अरुण भाई नहीं है। ये अजय देवगन का नाम उस पिक्चर में क्या था, दिलवाले था, वो वाले नहीं है। तो अरुण भाई एक शादी में गए, उनको वहां क्या मिली, शुक्र जी लेडीज थी, तो शुक्र जी उनको मिली, इनको इन्होंने देखा और पहली नजर में ही क्या हो गया, प्यार हो गया, इनको पहली नजर में ही प्यार हो गया। तो ये क्या हुआ, लेडीज हैं, बहुत चमक रही थी, तो चमकीला ग्रह हो गया इनके लिए ही। ये अरुण जी के लिए क्या हो गई, सुबह यानी भोर मतलब सुबह और सांझ मतलब शाम, सुबह शाम इनके लिए तारा ही नजर आते थे, उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं का नाम भोर का तारा, सांस का तारा पड़ गया, यानी गर्म ग्रह भी यही पड़ गई, नाम भगनी ग्रह, पृथ्वी के समीप है इसलिए इनका नाम भगनी ग्रह भी पड़ गया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों, इसने इसको प्रपोज कर दिया, देखिए रहिएगा मैं कहानी कैसे जोड़ूंगा। अरुण भाई साहब ने शुक्र जी को प्रपोज कर दिया, दोनों लोग की अच्छी बनने लगी, अच्छी बनने के बाद दोनों ने कहा शादी कर ली जाए, भाग के चले गए लोग, क्या चले गए, भाग के चले गए शादी करने के लिए। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और जब परिवार के सामने की बात आई तो क्या होता है दोस्तों, सभी के बारे में बात नहीं कह रहा हूं, कुछ अपवादों को छोड़कर क्या होता है, लड़कियां परिवार अपने घर अपने पिता के सामने बदल जाती हैं, और ये शुक्र ग्रह जी उनके सामने बदल गई और कहा पापा, इनके ऊपर भी दबाव आया, इनके पापा ने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगी और मेरे पक्ष में नहीं बोलेंगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा या ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इस प्रकार की बातें उठी, इस प्रकार की बातें हुई। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है पापा, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि अरुण जी हमको जबरदस्ती भगा के ले गए थे, अब इनकी शामत आई और ये क्या हुए, बहुत पीटे गए, इतना पीटे गए कि एक तरफ को ये लेट गए यानी तिरछा हो गए। इसीलिए तब से अरुण ग्रह का नाम लेटा ग्रह हो गया। क्या हुआ, लेटा ग्रह कौन सा है, अरुण जी, क्यों, क्योंकि बहुत पिटाई हुई इनकी और लेट गए, इसीलिए इनका क्या नाम हो गया, अरुण जी का लेटा ग्रह। दिलवाले पिक्चर के अरुण जी नहीं है, ग्रह अरुण जी हैं, लेटा ग्रह हो गए। अरुण जी का क्या नाम हो गया, लेटा ग्रह, यानी लेटा ग्रह किसको कहा जाता है, अरुण जी को कहा जाता है। फिर शुक्र जी और अरुण जी जब दोनों लोग आपस में प्यार करते थे ना, तो जो प्यार करने वाले होते हैं वो दूसरे रास्तों पे चलते हैं, मतलब दुनिया के उल्टे रास्ते पे चलते हैं। तो हमेशा याद रखना, यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं, नोट कर लीजिए, मैं आगे कुछ इसमें पॉइंट और ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, मैं ये ऐड करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब इनका प्यार शुक्र जी का और अरुण जी का था तो ये दोनों लोग क्या होने लगे, क्या बाकी लोग, बाकी क्या है दुनिया, बाकी बचे हुए ग्रह हैं, इनसे उल्टा चलने लगे। यानी ये क्या करते हैं, ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ये क्या करते हैं, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में गति करते हैं। बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं। ये तरीका है मेरा, ये मेंटोस तरीका। अगर भूल जाएंगे ना कभी तो बताइएगा, कभी नहीं भूलेंगे। छोटी सी कहानी है, इसको कहते हैं खेल खेल में पढ़ना। जब खेल खेल में पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद होगा, बाकी कॉन्सेप्ट मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो अरुण और शुक्र की किन दो ग्रहों की गति दक्षिणावर्त है, किन दो लोग, दिमाग में हिट होगा तुरंत ऑप्शन वहां कि शुक्र और अरुण ने प्यार किया था, समाज के विपरीत यही चलेंगे, यानी यही दक्षिणावर्त चल रहे हैं, बाकी सब वामावर्त घूम रहे हैं। तो किन दो ग्रहों की जो है गति दक्षिणावर्त है, तो अरुण और शुक्र की गति दक्षिणावर्त है। ये मारते मारते लेटा दिए गए, तो कौन सा ग्रह लेटा ग्रह है, अरुण जी लेटा ग्रह हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, क्यों लेटा ग्रह है, अपने अक्ष पर 80 डिग्री
करीब झुके हुए हैं इसलिए लेटा ग्रह है। शुक्र ग्रह का मैंने क्या नाम बोला, क्या है भैया, इनके लिए सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, भगनी ग्रह। पृथ्वी जी क्या है, इनके भगनी ग्रह हैं, पृथ्वी जी पड़ोस में है इनके, इसलिए पृथ्वी के भगनी ग्रह भी कहा जाता है। ये सब किसके नाम है, शुक्र। तो यहाँ पास आपको बुध के बारे में मैंने बताया, कोई वायुमंडल नहीं। शुक्र के बारे में मैंने बात कर दी, अरुण के बारे में बात कर दी, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। यही तरीका मेरा मेंटोस है, यही तरीका आपको हमसे सीखना है। इसी तरीके से मैंने याद किया है, क्योंकि तथ्य बहुत हैं, तथ्य को याद करना और कॉन्सेप्ट सीखना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तो तथ्य को किस प्रकार से याद किया जाए, ये तरीका उसमें क्या है, ये तरीका उचित है मेरे हिसाब से, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं बचे हुए ग्रहों की बात करता हूं। बचे हुए ग्रह मेरे पास क्या है, देखिएगा, सीक्वेंस आपको पता चल गया। फिर आया पृथ्वी ग्रह, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र ग्रह जीवन संभव है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। और इस ग्रह पर 70% क्या है, वाटर यानी जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता है, तो जल की उपलब्धता के कारण क्या इसको कहा गया, जल क्या है, नीले रंग का होता है, नीला दिखता है अंतरिक्ष से, इसलिए क्या कहा गया, नीला ग्रह भी कहा गया। क्या कहा गया, नीला ग्रह भी कहा गया। एक एक ग्रह की बात करता चलूंगा, यहीं पे याद करता चलूंगा, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा गया। यहां पे पृथ्वी पे एक चीज मैं और आपसे बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं वो भी जानिएगा। आपसे ये बात करना चाहता हूं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी मात्र इन ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। बाकी सारे ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पृथ्वी, मैं एक एक ग्रह की बात कर रहा हूं ना, पहले बुध की बात की, फिर शुक्र और अरुण मैंने लिंक करके आपको याद करा दिया। अब मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। क्या पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है। सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है, तो पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है। इसको याद करने का क्या तरीका है, एक तरीका यह है कि ये है तरीका, क्या तरीका है, पप्पू, याद कर लेंगे। पप्पू, पप्पू कहां पाए जाते हैं, पप्पू कहां पाए जाते हैं, पप्पू अपने सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। जान रहे होंगे आप लोग पप्पू कहां है, पप्पू अपने ग्रह पृथ्वी पर हैं। तो पू यानी पा से पश्चिम और पू से पूर्व, यानी पश्चिम टू पूर्व, किस ग्रह पर, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, पप्पू पाए जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व, पा से पश्चिम, पा से पूर्व, पा पू, ऐसे बस पृथ्वी को इससे लिंक कर दिया कि पप्पू पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ये मेरा खत्म पृथ्वी ग्रह। अब मैं आगे की बात करता हूं, यहां से कोई समस्या आपको नहीं रहने दूंगा दोस्तों, हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, हर चीज को यहीं पे निचोड़ के रख दूंगा, हर चीज खोल के रख दूंगा, बस देखते रहिए। लेकिन दोस्तों जब पसंद आए आपको तो आप लोग क्या करिए, लाइक जरूर करिए, इससे मेरा क्या होता है, हौसला बढ़ता है और भी अच्छी चीजें लाने का मन करता है। एक एक चीज मैं आपको विषय में पारंगत बना दूंगा। हाँ, इतना वादा जरूर करता हूं कि पारंगत आप परफेक्शन तो कभी ढूंढ ही नहीं सकते, लेकिन अगर एग्जाम का आपका कट ऑफ जरूर क्लियर होगा, इतना जरूर आपसे कराऊंगा, ऐसा जरूर मेरा प्रयास रहेगा इससे। लेकिन क्या चाहिए हमको भी उत्साह के लिए आप लोग का प्यार चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से कराएं, लोगों को तरीके बताएं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा तरीका बता रहा है, ये इस तरीके से चीजें हिट होंगी एग्जाम में। तो मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। तो यहाँ क्या हुई, मेरी पृथ्वी की बात हो गई। अब मैं क्या आऊंगा, मंगल ग्रह पर आऊंगा, ठीक है, मंगल ग्रह पर आऊंगा। तो मंगल ग्रह पर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। किस ऑक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आप लोग क्यों, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फेरिक यानी लोहा। लोहा क्या होता है, लोहे में क्या होता है, जंग लग जाती है। लोहे में जंग लग जाती है तो लाल रंग का दिखने लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल रंग, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, या तो ऐसे याद कर लीजिए कि मंगल यानी बजरंगबली जी का दिन, बजरंगबली जी का दिन, यानी बजरंगबली जी को क्या है, लाल रंग पसंद है ना, चंदन टीका लगाते हैं। तो मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी मंगल ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। और यहीं से मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। क्या बात करूंगा, इसके बाद मैं एक साथ बात करूंगा जो भी मुझको बात करनी होगी, यहां समझते रहिए। फिर मैं मंगल ग्रह तक मैं आया। अब यहां तक की जो ग्रहों की बात है, इनको क्या कहते हैं, ये 4 ग्रह। यहीं से मैं आपको इन 4 ग्रह को हम अलग कर रहा हूं। इन 4 ग्रह को कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं,
टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या पार्थिव ग्रह। ये चट्टान के बने होते हैं, चट्टानों के बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और इनको पार्थिव ग्रह के साथ साथ इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों? क्योंकि सूर्य से ये नजदीक है ना, तो ये क्या है? आंतरिक ग्रह। सूर्य से नजदीकी कक्षा में है, इसलिए इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन क्या बनता है? इनमें से 3 ग्रह दे दिए जाएंगे, एक इधर से दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए, बुध दिन छोड़ के शुक्र, एक दिन छोड़ के फिर रविवार, रविवार पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी एक दिन छोड़ के मंगल, यानी इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन 4 ग्रह की बात की, अब यहीं से मैं बात करता हूं। क्या जब बुध में कोई वायुमंडल नहीं है तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का मात्र और मात्र एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र और मात्र एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। चंदा मामा। कौन? चंद्रमा। फिर मैं मंगल की, इन 4 मैं पूरा कंप्लीट कराता हूं पहले, फिर मंगल की बात करता हूं। मंगल में कौन कौन सा ग्रह है? मंगल के कौन से उपग्रह है? फीबोस और 2 ग्रह की मैं बात करता हूं, यही 2 एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, फीबोस और डीमोस। कौन सा? फीबोस और डीमोस। जिसका मंगल अच्छा होता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में जो विश्वास करते हैं वो मेरी बात से अच्छा कनेक्ट कर रहे होंगे, जिनका मंगल अच्छा होता है उनका क्या होता है? उनका फेमस होने का चांस होता है। फीबोस से फेमस आइडिया लगा लें, और डीमोस से जिनका मंगल डिम होता है वो फेमस नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज मैंने इस तरीके से लिंक कर दी। पृथ्वी पे आप जान ही रहे होंगे, चंद्रमा, ये सबको याद रहता है, सब याद रहता है, इसमें ना कंफ्यूजन हो। तो जिसका मंगल ग्रह अच्छा होगा, मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं, जिसका मंगल ग्रह अच्छा होगा वो हमेशा फेमस होगा, हर कार्य क्षेत्र में फेमस रहेगा, वरना डिम रहेगा। क्या रहेगा? डिम रहेगा। तो फेमस से फीबोस और डिम से डीमोस। तो ये मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं। इधर मैंने 4 ग्रहों की बात कर ली, आंतरिक ग्रहों की बात कर ली, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। अब मैं आगे ग्रह की बात करता हूं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इन 4 ग्रहों को बोलते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, इन 4 ग्रहों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। सूर्य से दूर स्थित हैं, दूर कक्षा पर स्थित हैं, इसलिए बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। 2 नाम हैं इनके, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। ध्यान रखेंगे इसको, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। ये बात रही इन 4 ग्रहों की। अब मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा, क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, सब यहीं सिखाऊंगा। पहले आता हूं मैं बृहस्पति ग्रह पर। यह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है, गैस से मुख्यतः बना है। ये 4 क्या है? ये 4 पार्थिव ग्रह हैं। ये क्या है? धूल कण व पदार्थों से बने हुए हैं। ये बाह्य जो 4 गैसें हैं, गैसों से बने हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है? इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह। उपग्रह का कंपटीशन चलता है, बृहस्पति और शनि में उपग्रहों का कंपटीशन चलता है, ठीक है? क्या कभी इसके ज्यादा तो कभी इसके ज्यादा। तो इस समय आप लोग जब पेपर के टाइम जाएंगे तो एक बार देख कर जाएंगे इन दोनों में सबसे ज्यादा किसके ग्रह हैं। इस समय जहां तक मुझको याद आ रहा है सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। किसके हैं? बृहस्पति के हैं, ठीक है? देखिए बच्चों, मैंने कहीं से कुछ याद नहीं करके आया हूं, या क्लास याद करके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाना, प्रेजेंटेशन देना बड़ी बात है। मुझको ये तरीके, मंडास तरीके पता है, इसलिए मेरे दिमाग में चीजें छपी हुई हैं। ऐसे ही आप लोग के भी दिमाग में चीजें छप जाएंगी। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, और क्या करेंगे? बेहतर बनेंगे। देखिए आगे चल के मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। सर्वाधिक उपग्रह इसके होते हैं, और इसका जो सबसे फेमस उपग्रह है जिसके बारे में बात की जाती है, क्या है? गैनीमेड। याद कर लेंगे, इसका फेमस उपग्रह जो पूछा जाता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। चाहे बृहस्पति कह दें, चाहे गुरु कह दें, गुरु कह दें, चाहे बृहस्पति कह दें, बात एक ही है। गुरु हमको क्या करता है? गुरु हमको ज्ञान देता है। तो ज्ञान देने से क्या हो गया? गैनीमेड। ज्ञान यानी गैनीमेड। बृहस्पति कह दें चाहे गुरु कह दें, गुरु हमको ज्ञान देता है तो गैनीमेड। कोई दिक्कत? याद हो गया? यहीं पे याद हो गया ना? आगे देखें, खत्म बृहस्पति की बात। फिर मैं आगे आपसे जो बात करूंगा, आगे जो आपसे बात करूंगा, शनि ग्रह की बात करूंगा। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ सुंदर सा वलय पाया जाता है। यह वलय धूल कणों व गैसों का है, ठीक है? शनि भी एक ग्रह
क्या है, गैस का ही ग्रह है, ठीक है। लेकिन सबसे सुंदर ग्रह देखने से लगता है जब आप हबल टेलीस्कोप से देखेंगे तो शनि ग्रह ऐसा है जिससे देखने में सुंदर लगता है, इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है। तो किस ग्रह की तरफ चारों तरफ वलय या रिंग पाई जाती है? शनि की तरफ पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में और क्या जानेंगे? शनि के जो उपग्रह, जो फेमस उपग्रह है जिसका नाम पूछा जाता है, देखिए कौन सा नाम है उपग्रह शनि का? टाइटन। कौन सा है? टाइटन, ठीक है। टाइटन, टाइटन। जब शनि किसी का खराब होता है तो क्या हो जाता है? टाई से टन हो जाता है, मतलब टेटे हो जाता है, निपट जाता है। शनि इसका खराब होता है तो क्या होता है? टाई, यानी निपट जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपग्रह याद कर लेंगे। शनि खराब होगा तो टाइटन यानी निपट जाएंगे। तो इसलिए शनि का उपग्रह जो मेन पूछा गया है अब तक एग्जामों में, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है कि शनि का उपग्रह क्या है? तो टाइटन। और मात्र एक ऐसा उपग्रह जिसके वलय इसके चारों तरफ वलय पाई जाती हैं, तो कौन सा ग्रह है? शनि, ठीक है। फिर अरुण की मैं बात करता हूं। अरुण क्या है? मैंने क्या बताया था? शुक्र से इश्क लड़ा रहे थे, मारते मारते लेटा दिए गए, इसलिए लेटा ग्रह कहा गया। किसको लेटा ग्रह कहा गया? अरुण की मैं बात कर रहा हूं। अरुण को लेटा ग्रह कहा गया। और अरुण पे मीथेन गैस की बहुलता है, मीथेन गैस बहुत पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए देखने में हरा लगता है, इसलिए हरा ग्रह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। फिर मैं बात करता हूं वरुण की, मैं बात करता हूं वरुण ग्रह, यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। मीथेन गैस यहां भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह आराम से कॉमन सेंस से बता सकते हैं, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित होगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? वरुण हो गया। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्रम में या उपग्रह में या किसी क्रम में कौन से ग्रह को क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं। 1 मिनट के लिए रिकैप कराता हूं मैं। अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पृथ्वी की गति, पृथ्वी पर पप्पू पाए जाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कौन सी चीज कैसे बनी, बहुत जल्दी बताते हुए चीजों को निकलूंगा। देखते रहो मेरे दोस्त। क्या मैं बताऊंगा कि कांट और लाप्लेस जी हुए हैं, इन्होंने क्या दिया है? निहारिका सिद्धांत दिया है। निहारिका क्या होता है? धूल गैस व कणों से बना हुआ बादल, उसको निहारिका कहते हैं। इस प्रकार से संरचना होती है या निहारिका कहलाती है, इसको निहारिका कहा गया। यही निहारिका में क्या हुआ? अति सघनता हुई, उच्च ताप हुआ और मिलकर तारे का निर्माण हुआ। तो आगे जानते रहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो धूल कणों व गैस के कणों का बादल से बना है। इस बादलों को क्या कहा गया? निहारिका कहा गई। यानी निहारिका से ही क्या बना? सूर्य का निर्माण हुआ है। फिर मैं बात करता हूं जिसको आप कहते हैं क्या? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज सम्मिलित होंगी तब वो ब्रह्मांड कही जाएंगी, तो जानिए। यानी ब्रह्मांड क्या होगा? अंतरिक्ष और आकाशगंगा। अंतरिक्ष और आकाशगंगा। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात करूंगा तो जो खाली जगह है पूरी ब्लैक, अंतरिक्ष की मैं बात कर रहा हूं। और आकाशगंगा यानी तारों का जो समूह है, तारा मंडलों का जो समूह है, तारों का जो गुच्छा है, उसे आकाशगंगा कहा गया। और अंतरिक्ष यानी खाली स्पेस को, इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड कहलाता है। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष है और आकाशगंगाओं का मिला हुआ रूप ब्रह्मांड कहलाता है। यहां से मैं आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, हर चीज क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आकाशगंगा क्या है? तारों का गुच्छा, तारा मंडल यानी तारों के मंडल से बना हुआ एक गुच्छा है जिसको आकाशगंगा नाम दिया गया या गैलेक्सी नाम दी गई। वर्तमान में इस समय 10 की पावर 2 यानी करीब 1000 गैलेक्सियों की बात की गई है। इसके बाद मैं क्या करता हूं? हर आकाशगंगा में 10 की पावर 2 तारे हैं। यहां तक की बात हो गई। यहां के बात आने के बाद में मैं आपसे बात करूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है वही चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हबल जी थे वैज्ञानिक, इन्होंने आकाशगंगा के 3 आकार बताए हैं।
हबल वैज्ञानिक थे, इनकी दूरबीन बनी जिससे ब्रह्मांड को देखा जा सका। सिंगुलरिटी का सिद्धांत आया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। आगे एक एक चीज बताऊंगा, हर चीज क्लियर कराऊंगा। आपका भाई कॉन्सेप्ट क्लियर चैतन्य आपके साथ है, देखते रहिए किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। ऐसा मजा आएगा ना, ब्रह्मांड को बनते हुए महसूस करने लगेंगे आप लोग। देखते रहिए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने खोज की और देखा तो आकाशगंगा के 3 बताए, सर्पिलाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है और निराकार होती है। अपनी आकाशगंगा मिल्की वे कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। यहां तक की बात मैंने आपसे कर ली है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, ये बताऊंगा कि हबल ने देखा, हबल ने क्या देखा, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे अंदाजा लगाया कि एक बिंदु से निर्माण हुआ है, यानी एक सिंगुलरिटी बिंदु था जिसका घनत्व और द्रव्यमान इतना अधिक था, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उसी से चीजें प्रसार होती रहीं, दूर जाती रहीं, और अभी भी आज के भी समय में ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है, आकाश ताराएं और तारे दूर जा रहे हैं, दूर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो हबल ने देखा आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे क्या हुआ, एक बिंदु से निर्माण हुआ। उस बिंदु को उन्होंने सिंगुलरिटी बताया, सिंगुलरिटी बताया, और बिग बैंग, इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहा गया। इसे ही क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया। उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद मैं बात करता हूं ब्रह्मांड। यहां क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्या, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी जहां से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, एक बिंदु, ठोस ऐसा बिंदु जिसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड का प्रसार होने लगा। अभी भी वैज्ञानिक लोग इस खोज को नहीं कर पाए हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रसार आखिरकार क्यों हो रहा है, ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, ताराएं आकाश क्यों मतलब बढ़ते जा रहे हैं, यानी विस्तार कहां तक ब्रह्मांड का है, कुछ नहीं खोजा जा सका है। ठीक है, ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की बात इसमें की गई है, उसकी भी खोज अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस की कुछ सीमाएं हैं। और ब्रह्मांड जो मैं मानता हूं, ईश्वरवादी हूं मैं, तो मैं मानता हूं कि सब ईश्वर की देन है, सब भगवान की कोई ना कोई एक शक्ति चला रही है। मैं अपने धर्म में ईश्वर मान रहा हूं, तो आप अपने धर्म में उसी शक्ति को किसी और रूप से मान रहे होंगे। उसके द्वारा ही हर चीज संचालित हो रही है, उसी के द्वारा हर चीज चल रही है। तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर है, और वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं, ऊर्जा मानते हैं, एनर्जी मानते हैं। तो इसी प्रकार से सिंगुलरिटी शब्द आया। सिंगुलरिटी क्या है, प्री मोडोलियर आइटम है, यानी प्राथमिक पदार्थ है। प्राथमिक पदार्थ की बात की गई, सिंगुलरिटी, इसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जब धमाका हुआ, धमाके के साथ प्रसार हुआ तो ब्रह्मांड बना। फिर क्या हुआ, सिंगुलरिटी के बारे में बात की गई। जब भी पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिंगुलरिटी से हुई, सिंगुलरिटी की बात की गई है। क्या है, सूक्ष्म बिंदु है, मैं आपसे बात कर चुका हूं, असीमित घनत्व वाला, बहुत ही तगड़ी डेंसिटी है इसकी। मतलब इस बिंदु, इतने छोटे से बिंदु में ऐसा धमाका होना कि पूरा ब्रह्मांड बन जाना, यानी सोचिए आप, महसूस कीजिए कितना घनत्व रहा होगा, कितनी डेंसिटी होगी इसमें। फिर इसके बाद मैंने बात की, क्या बात हुई, सबसे पहले ध्वनि, सिंगुलरिटी बिंदु में ध्वनि हुई, विस्फोट हुआ। सबसे पहले विस्फोट हुआ, फिर ध्वनि हुई, ध्वनि से बिग बैंग थ्योरी यानी ऊर्जा का सृजन हुआ, ऊर्जा का सृजन हुआ, E बराबर mc²। इसी से सिद्धांत निकाला आइंस्टीन ने, आइंस्टीन का भी सिद्धांत है। इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने E बराबर mc² दिया और बताया स्पेस में क्या है, ग्रेविटेशनल नेट है, एक जाल है, पूरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जाल बना हुआ है। ठीक है, वो भी घनत्वता के कारण है, डेंसिटी के कारण है। कैसे क्या है, इन्होंने खोजे की, कई खोजें हुई। E बराबर mc², इसी से क्या हुआ, इसी से पदार्थों के निर्माण हुए। सबसे पहला संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ, आगे मैं बात करूंगा। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन टुकड़ों में तोड़ा तो हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम के बाद ही ऐसे ही पदार्थों का निर्माण होता चला गया। कैसे क्या हुआ, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, पहले विस्फोट हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि यानी ध्वनि उत्पन्न हुआ, ध्वनि क्या है, ऊर्जा है, ध्वनि उत्पन्न हुई यानी ब्रह्मांड में ऊर्जा का सृजन हो गया। ध्वनि ऊर्जा है, विस्फोट हुआ, जब ध्वनि उत्पन्न हुई तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का सृजन हो गया। ऊर्जा के सृजन से ही बिग बैंग थ्योरी आई। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ, ऊर्जा का सृजन हुआ, E बराबर mc² बना, E बराबर mc² निकाला आइंस्टीन जी ने। इसी के कारण पदार्थ बनना स्टार्ट हुए। फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं और बता रहा हूं कि फिर बात की गई क्या, कि जब आप लोग सुन रहे होंगे सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है, बल्कि ऐसा नहीं है। साइंस ने प्रूव किया है परमाणु से भी छोटा, परमाणु से भी छोटा क्या है, गॉड पार्टिकल। इसको गॉड पार्टिकल नाम दिया गया क्योंकि भगवान का कण नाम दे दिया गया, क्योंकि परमाणु से भी छोटे की बात की गई है। इसको हिग्स व बोस जी ने, बेस नहीं यहाँ पे बोस होगा, हिग्स व बोस जी ने इसका क्या किया, खोज किया गॉड पार्टिकल की, और हिग्स बोसान कण इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हिग्स बोसान कण या पार्टिकल कहा गया। ये पूछा जाएगा कि
जो है परमाणु से भी छोटा कण कौन सा है, तो हिग्स बोसान कण परमाणु से भी छोटा है और इसको गॉड पार्टिकल भी कहा गया। और हिग्स बोसान क्या है इन्होंने दिया है, इसलिए हिग्स बोसान कण भी कहा गया। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं क्या बात करता हूं, तारामंडल की बात करता हूं। तारामंडल यानी तारा का मंडल समूह, तारों का समूह, तारों के समूह की बात करता हूं जिसकी निश्चित आकृति होती है, आवृत नहीं मेरे दोस्तों, प्रिंट कुछ गलत हो गया है, यहां पे आकृति होती है, निश्चित आकृति होगी। जैसे अब तक कितने ज्ञात हैं, 88 तारामंडल मान्य हैं, एक तारामंडल और बढ़ा है, इस समय 89 हैं, लेकिन आईओ एजेंसी ने अभी लगभग मान्यता नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद है। तो 88 है, पेपर के टाइम देख कर जाएंगे, मान्यता मिल गई तो 89 पे टिक लगाएंगे, वरना 88 तारामंडल मान्य है, जिसकी निश्चित आकृति का मतलब आप लोग ये देखते होंगे, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है, ओवियान तारामंडल, तो इनकी एक निश्चित आकृति में है ये कि इसी प्रकार से सजे हुए हैं, तो इनको तारामंडल कहा गया। ऐसे अब तक 88 तारामंडल ज्ञात हैं हमारे पास, ठीक है। ये रही तारों की बात। फिर मैं बात करूंगा तारा जो कि सूर्य है, तारा कैसे हुआ, तो क्रमवार विकास हुआ। कैसे विकास हुआ, निहारिका परिकल्पना आई, निहारिका परिकल्पना आई, यानी नेबुलर थ्योरी से धूल कणों में क्या हुआ, धूल कण संघनित हुए, अत्यधिक विभेदन हुआ, तापन हुआ, संकुचन हुआ और तारे का निर्माण हुआ। कैसे हुआ सब मैं बताऊंगा। पहले क्या हुआ, पदार्थ, मैंने आपसे बताया कि ध्वनि पदार्थ बना, पदार्थ में नेबुला बना, नेबुला में संकुचन हुआ, ताप बढ़ा, जिसके कारण ताप बढ़ने के कारण जब हीट बढ़ी, दाब बढ़ा, संकुचन हुआ, तब संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। संलयन यानी फ्यूजन, क्या हुए, तत्व जुड़कर नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं। क्या हुआ, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और दो हाइड्रोजन जुड़कर एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। दो हाइड्रोजन ने जुड़कर एक हीलियम का निर्माण किया। यही प्रक्रिया, यही संलयन की प्रक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही संलयन की प्रक्रिया अपने सूर्य में, सूर्य तारे में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यही ईंधन अपनाया जा रहा है सूर्य में चमकता हुआ। जो सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 10 अरब वर्ष पूर्ण हो चुकी है सूर्य की आयु, जो उसकी आयु का 50% हिस्सा है। कितना हिस्सा हुआ पूर्ण हुआ, 50%, लगभग 10 अरब वर्ष। अभी और सूर्य के अंदर इतना ईंधन है कि दो दो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते रहेंगे और सूर्य प्रकाशित रहेगा। उसके बाद हर तारे का जब ईंधन खत्म हो जाता है तब लाल दानव बनता है, इसी से ब्लैक होल बनता है। कैसे क्या बनता है हर एक चीज के बारे में बताऊंगा आगे। यहाँ संलयन हुआ, सूर्य तारे का निर्माण हुआ, दो हाइड्रोजन बने, हीलियम, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाने लगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, क्या बात करता हूँ, देखते रहिएगा मेरे दोस्त, यहीं से सब क्लियर होगा। पेन कॉपी बैठ कर बैठिएगा मेरे दोस्त, लेकर एक एक चीज नोट करते रहिएगा मेरे भाई। बिल्कुल जान फूंक दूंगा पढ़ाई में, एक नया स्तर, एक नई क्रांति लेकर आऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। एक एक चीज जानेंगे, जब हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट जानेंगे ना, तब मजा आएगा पढ़ने का। तारा दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्ठी है। ये ऐसे ही 5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ, इसकी मैंने बात कर दी। क्या बात की कि क्या है, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। ये बल संलयन अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, संकुचित है, संकुचित है, अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और इसी के कारण बाहर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, संलयन हो रहा है, बाहर की तरफ संलयन हो रहा है। तो एक बल गुरुत्वाकर्षण अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ संलयन हो रहा है, तो दोनों बल क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, नाभिक पर संतुलन का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। जब दोनों बल संतुलन का काम करेंगे तो एक पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, एक ऊर्जा का निर्माण होगा, एक तारे का निर्माण हुआ, और इसी प्रकार मेरे सूर्य का निर्माण हुआ, इसी प्रकार सारे तारों का निर्माण हुआ। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे ही 5 अरब साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं। जब तारे का ईंधन, यानी सूर्य भी एक तारा है, किसी भी तारे का जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तब क्या हो जाता है, तब वह लाल दानव बन जाता है, रेड जायंट बनने लगता है। पेपर में पूछा गया है, जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तब क्या बनता है, रेड जायंट बनता है। फिर यहां से मैं खगोलीय इकाई के बारे में बात करूंगा। क्या बात करूंगा, देखते रहो मेरे दोस्त, यहीं से मैं बताऊंगा। पेन पेपर लेकर बैठे हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है फिर से पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी से, जब पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो कभी ऐसा होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ है, तो
तो कभी सूर्य के सबसे पास होगी, कभी सूर्य से सबसे दूर होगी। तो वही चीज मैं बात करने आया हूं कि सूर्य से जब सबसे नजदीक है पृथ्वी तो उसको कौन सी स्थिति कहा गई है, उसको उपसौर कहा गया है। बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। उपसौर कहा गया है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तब उसे उपसौर कहा जाएगा। ठीक है, यह घटना कब घटती है? 3 जनवरी को घटती है। कब घटती है? 3 जनवरी। डेट पूछी गई है, आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। उप में उ ऐसा बन रहा है तो 3 भी ऐसा ही बन रहा है। तो 3 जनवरी यानी उपसौर की घटना 3 जनवरी की होती है। यहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है और इन दोनों बीच की दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर होता है। बहुत दूर होती है, लेकिन और समय की अपेक्षा इस समय पृथ्वी सबसे नजदीक मानी जाती है। फिर इधर की मैं बात करूंगा, यहाँ क्या है, पृथ्वी जब सूर्य से बहुत ही दूरी पर होती है इस घटना को अपसौर कहा गया है। क्या कहा गया है? अपसौर कहा गया है। यानी अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। वो दोस्त मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है ये 2 तथ्य। उपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी, अपसौर पृथ्वी सूर्य से दूर यानी 4 जुलाई। यहां पे कितनी दूरी होती है? 152.5 मिलियन किलोमीटर। यानी अपसौर की स्थिति में 152.5 मिलियन किलोमीटर और उपसौर की स्थिति में 147.5 मिलियन किलोमीटर। ये 2 बातें हो गई। यानी उपसौर और अपसौर की मैंने आपसे बात कर ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा, कब अपसौर होता है, कब उपसौर होता है, उपसौर की घटना कब होती है, अपसौर की घटना कब होती है। सूर्य सबसे पास होता है तब कौन घटना है? उपसौर। दूर होता है तो अपसौर। उप हिंदी भाषा का शब्द है। उप मतलब होता है समीप। ऐसे देख लें, समीप यानी पास, यानी उपसौर जब होगा तो पास होगा सूर्य। सूर्य की आयु सीमा लगभग 10 अरब वर्ष है। यह मैं बात कर चुका हूं आपसे पिछली स्लाइड में। फिर मैं बात करता हूं, क्या मैं बात करता हूं, यहां आ जाओ। यहां से जब आप बात करेंगे तो जब कभी पूछा जाएगा सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, ठीक है, एक तो उपसौर और क्या हो गया, अपसौर हो गया। एक पूछा जाएगा औसत दूरी। जब कभी भी औसत दूरी पूछी जाएगी तो औसत दूरी सदैव होगी, यानी सबसे अधिक दूर। जब सबसे अपसौर में जब था तब क्या था? 152.5 और उपसौर में कितना था? 147.5। जितने भी मेरे भाई साथी होंगे इसका क्या औसत निकालना जानते होंगे, बटे 2 कर देंगे तो कितना आ गया? 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर। यानी सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी, एवरेज दूरी पूछेगा, औसत दूरी, तो 150 मिलियन किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं कुछ आपसे आगे बात करूंगा। क्या मैं बात करूंगा? इसको यही याद कर लें, क्या कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कौन सा होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक में क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा भी जाएगा। पार से कहेगा तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर इसके पार है। पार मतलब दूरी की बात कर रहा है। तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3 दूनी 6। याद करने का तरीका क्या है? 3 से स्टार्ट होगा, 3 दूनी 6 यानी 3 2 6, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये खत्म। ये मेंटोस तरीका आप लोग को याद हो गया। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। ये पूछा नहीं गया, ये एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं। ये तथ्य है। क्या है? तथ्य है। ये क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे नहीं, ये यहां पे जुड़ा हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये यहां की बात नहीं की गई है। ये तो प्रकाश वर्ष। पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? प्रकाश वर्ष। ये सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी मैंने बताई? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे मैं बात करता हूं, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट, या पूरे एग्जैक्ट की बात करें तो 8 मिनट और 17 सेकंड। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 8 सूर्य से जो प्रकाश चल रहा है वो पृथ्वी पर आते आते 8 मिनट और 17 सेकंड लगता है। यानी अगर सूर्य का ईंधन खत्म हो जाए, सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो हम लोग को कब पता चलेगा? 8 मिनट 17 सेकंड बाद पता चलेगा।
8 मिनट 17 सेकंड बाद पता चलेगा कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हुआ है। यानी इतनी दूरी से प्रकाश आ रहा है तो उसको 8 मिनट 17 सेकंड पहुंचने में लगते हैं। यानी जो हम अभी प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी पर है वो सूर्य से 8 मिनट 17 सेकंड पहले चला हुआ था। इसी से कॉन्सेप्ट किसका आया है? टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आया है। इसी से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आया है कि प्रकाश फैलने में टाइम लगता है, प्रकाश की गति होती है। तो अगर जितने प्रकाश वर्ष, अगर मेरा मान लो पृथ्वी किसी ग्रह से, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 100 प्रकाश वर्ष दूर है और हम उस ग्रह पर अगर जाने में सक्षम हो पाए तो मैं क्या दिखूंगा? उस ग्रह से हमको ये दिखाई पड़ेगा कि अभी भी अब सूर्य का निर्माण हो रहा है, कैसे पृथ्वी बन रही है, क्योंकि वहां पहुंचने में उसको 100 प्रकाश वर्ष लगेगा प्रकाश को। तो मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, तो हमको वहां पे क्या लगेगा? दिखते बनते हुए हर चीज दिखाई पड़ेगी। इसी से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में जब भी वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, खगोली इस चीज पर काम करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट वहां लगेगा, प्रकाश वर्ष का कॉन्सेप्ट। यानी क्या लगेगा? प्रकाश वर्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा कि कैसे प्रकाश कैसे कहां किस जगह पर कितनी दूरी पर पहुंच रहा है, कितनी देर में पहुंच रहा है। यानी उस समय हम जाकर उसके पहले की घटना पता कर सकते हैं। तो इसी से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि बनने की पूरी उम्मीद है, बनेगा। फिर आगे मैं बात करता हूं कि क्या यहाँ सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय 8 मिनट 17 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर ये नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। सूर्य को लगभग सबका पता होता है, तो क्या लगता है? 1.25 सेकंड, यानी 1.25 सेकंड। यानी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पास है। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है तो चंद्रमा का प्रकाश पहले पहुंचेगा। कितनी जल्दी पृथ्वी पर पहुंचता है? 1.25 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया, इसी स्लाइड में मैंने डलवा दिया है। क्या जब कभी भी इवेंट हॉरिजॉन शब्द, ये अभी एग्जाम में पूछा गया है, हाल वाले एग्जामों में क्या होगा? फेवरेट क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इवेंट हॉरिजॉन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? इवेंट हॉरिजॉन की बात करेगा। तो यह किससे संबंधित है? यह ब्लैक होल से संबंधित है मेरे दोस्त। किससे संबंधित है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र से संबंधित है। सीधा सीधा जानेंगे, इवेंट हॉरिजॉन जब संबंधित किससे है? ब्लैक होल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा, अपने दिमाग में बैठा लें इसको। उसके बाद मैं क्या बात करूंगा कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे ग्रह आए। सबसे पहले मैंने आपसे बात की, बिग बैंग हुआ, ठीक है, सिंगुलरिटी। यानी सबसे पहले क्या था? सिंगुलरिटी एक बिंदु था जिसको सिंगुलरिटी नाम दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद पदार्थ या ऊर्जा का सृजन हुआ, ठीक है। बिग बैंग हुआ, ऊर्जा का सृजन हुआ, उससे तारा बना। तारे में जो बचा हुआ पदार्थ रहा उससे क्या हुआ? ग्रह का निर्माण हुआ। ग्रह का निर्माण हुआ यानी जो विस्फोट हुआ, जिसमें जो ऊर्जा निकली, तो मैं बात कर रहा हूं तथ्यों पे, मैं बात करता हूं 99.8% जो पदार्थ था वो सूर्य को बनाने में लग गया, सूर्य का निर्माण हुआ। बचे हुए 2% से ग्रहों का निर्माण हुआ है। मेरे दोस्त समझ रहे हैं? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर 1/10 अरबवां हिस्सा पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 1/10 अरबवां हिस्सा प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी इतना ताप सूर्य के अंदर है, ऐसी संलयन प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। फिर मैं, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, तारा, क्योंकि क्या होता है इसमें? संलयन होता है। इसी आधार पे हाइड्रोजन बम बनाने की बात कर रहे हैं, संलयन आधार पे, फ्यूजन के आधार पर ही। और परमाणु बम किस पर आधारित है? वो विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जब यहां तक की बात हुई, बचे हुए पिंड पदार्थों के, यानी बचे हुए पदार्थ से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर तारा हुआ। तारे में क्या हुआ? ग्रेविटी और नाभिकीय संलयन दोनों का संतुलन हुआ, तारे का निर्माण हुआ। मैंने बताया था आपको, ये ग्रेविटी अंदर खींच रही है और संलयन जो प्रक्रिया हो रही है, बाहर की तरफ जा रहा है बल। तो यानी दोनों बल में क्या हुआ? संतुलन लग गया, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? जिसके कारण सूर्य यानी तारे का निर्माण हुआ। फिर मैंने आपसे बात की, क्या बात की? इसके बाद क्या हुई? क्या कैसे संलयन किस चीज को कहते हैं? नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन यह है कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का अणु बना रहे हैं, यही प्रक्रिया संलयन कहलाई। और इसी में ऊष्मा का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन है। यानी हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे और हीलियम बनाते जाएंगे। ऐसा करते करते सूर्य ने अपने 50% ईंधन खत्म कर दिया है और 5 अरब वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।
अब सूर्य की आयु करीब 5 अरब वर्ष बची हुई है, जो कि बहुत है। अभी भी उसके पास इतना ईंधन है कि 5 अरब वर्ष तक की वो संलयन करता रहेगा। इसके बाद की मैं बात करता हूं। क्या मैं बात कर रहा हूं कि आगे कुछ जो पॉइंट हैं तथ्यात्मक पूछे गए हैं, वो क्या है कि साइरस जो है सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। साइरस कैसा तारा है? सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है, यानी सूर्य क्या है? सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद कौन सा है? साइरस है। एक चीज मैं पीछे बताना आपको भूल गया हूं, वो भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जब कभी भी पूछेगा क्या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो रेफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रेफ्रैक्शन होता है। रेफ्रैक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्शन नहीं, रेफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ आता है, पहला माध्यम अगर विरल है तो दूसरा सघन माध्यम है, तो क्या होता है? वो अपने मार्ग से या तो अभिलंब की तरफ अभिमुख होता है या अभिलंब से दूर हटता है। तो इसी प्रकार जब प्रकाश तारों से पृथ्वी पर पहुंचता है तो बीच में वायुमंडल है, कई लेयरें बनी हुई हैं, तो क्या होता है? माध्यम बदलते हुए आता है और रिफ्लेक्शन होता रहता है, प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। तो प्रकाश तारों से सीधा ना पहुंचकर रिफ्लेक्शन होकर आता है, अपवर्तित होकर आता है। इसलिए प्रकाश कम ज्यादा दिखता है और तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? टिमटिमाते हुए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ये यहां रही बात। फिर मैंने बात क्या की? सूर्य के बाद बता दिया कौन सा साइरस तारा है जो सबसे चमकीला तारा है। ग्रह उत्पत्ति क्यों हुई? 3 कारक हुए जिसके कारण ग्रह की उत्पत्ति हुई। वो क्यों हुई? वो भी जाने क्यों हुई। इसलिए हुई क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ? ससंजन हुआ। बचा हुआ जो 2% मटेरियल था, जो सबसे पहला क्या था, 99.8% मटेरियल से तो सूर्य बन गया। सौरमंडल का सबसे प्रमुख सूर्य जो कि पिता हैं, पिता की मैंने बात की, ये बन गए। बचे हुए 2% में क्या हुआ? निहारिका में बचा 2% जो मटेरियल माल बचा, उसका क्या हुआ? उसमें ससंजन हुआ। ससंजन मतलब क्या होता है कि जुड़ना, चीजें जुड़ने लगी, पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? प्रोटोप्लैनेट यानी शिशु ग्रह का निर्माण हुआ। छोटे छोटे ग्रह बने, प्रोटोप्लैनेट, छोटे छोटे ग्रह बने। इसके बाद विभेदन हुआ। विभेदन मतलब क्या हुआ कि जो कोई ससंजन होने पर अधिक जुड़ गए, अधिक संगठित हो गए, उसमें अधिक घनत्व हो गया, जिसको जो कम जुड़ पाए उसमें घनत्व कम रहा। तो इस प्रकार से विभेद भी हुआ उनमें। उसके बाद क्या हुआ? उसमें से गैसें निकली। जब ससंजन हो गया, ताप बढ़ा। जब घर्षण होगा ना, घर्षण ससंजन से क्या हुआ? जब जुड़ेंगी चीजें तब घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण गैसीय उत्सर्जन हुआ। ताप बढ़ा तो गैस निकला। इस प्रकार प्रोटोप्लैनेट बने, टूटे, फिर बने, फिर टूटे, फिर एक निश्चित आकार ले लिया और पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या हुए? गोल शेप में आकर, पूर्णतया गोल नहीं लेकिन लगभग गोल की तरह बन गए, जुड़ के ग्रहों का निर्माण हुआ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं आपको कि तरीका ऐसा बताऊंगा, हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मजा ना आ जाए मेरे दोस्त, अगर मजा आया हो मेरे भाई तो जरूर कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए मेरा तरीका आपको कैसा लगता है पढ़ाने का, क्या मैटर लगता है, कैसे सुधार किया जाए। फिर मैं आगे बात करता हूं, ये मैं बात करता हूं। फिर मैं ग्रह को लेकर आया, यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कराता हूं। सूर्य है, सूर्य के सबसे पास बुद्धू लड़का होगा तो बुध हो जाएगा। बुध के बाद एक दिन छोड़कर क्या हो गया? शुक्र हो गया। देखते रहिए आप लोग, मेरे साथ बोलते रहिए। शुक्र के बाद क्या हुआ? रविवार हुआ, यानी संडे की बात मैं करता हूं। संडे सिर्फ और सिर्फ अपने पृथ्वी पर लोग मनाते हैं। आज संडे है तो फन डे है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्या है? काम का दिन होता। संडे तो और बिजी भी पर्सन रहता है। पृथ्वी हो गया, यानी रविवार हो गया। रविवार के बाद क्या हुआ? एक दिन छोड़ के मंगल हो गया। ये भी मैं बात करूंगा आपसे कि ये क्या है, कि देखते रहिए। मंगल के बाद एक दिन छोड़ के क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। बृहस्पति की मैंने बात की, देखते रहिए मेरे भाई, मेरे साथ बोलते रहिए। बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ के शनि हो गया। शनि के बाद मैंने क्या बात की? अरुण हो गया। आज पहले आता है तो आज से अरुण हो गया और फिर वरुण हो गया। आपको तुरंत याद हो गया होगा क्रम।
फिर मैंने इसके उपग्रहों के बारे में बात की, किस ग्रह को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ मैं समय आपका नहीं लूंगा, आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रही होगी, एक बेल्ट नुमा संरचना दिख रही होगी। कुछ कण बच भी गए, उसमें से 0.001% लगभग जो क्या हुए, जो ससंजित नहीं हो पाए, जो विभेदित नहीं हो पाए, जिनमें गैसीय उत्सर्जन नहीं हो पाया, तो ये ग्रह नहीं बन पाए। ये कणों के रूप में ही गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होने लगा, जब सूर्य है, सूर्य की पूरी पेटी एक नेट फैला हुआ है। बात करूंगा किसी दिन, मैं बताऊंगा आइंस्टीन ने क्या बताया, हमारे वैज्ञानिकों ने। एक पूरा जाल है ग्रेविटेशनल का, जिसके कारण इनके ऊपर ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है, जिस कारण निश्चित पथ पर ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, निश्चित पथ पर गति कर रहे हैं। फिर आप ये देख रहे होंगे पेटी, ये पेटी मेरी कहलाई क्षुद्र ग्रह की पेटी। कौन से ग्रह हैं ये, क्षुद्र ग्रह हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। ये कौन से ग्रह हैं मेरे भाई, ये कौन से ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही याद कराऊंगा। कौन से ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं। तो मैंने जिस तरीके से याद किया वही मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखो इधर क्या है, बजरंगबली जी का दिन है, मंगलवार है। इधर बृहस्पति है, यानी बृहस्पतिवार है, गुरु जी का दिन है। तो कोई भी जैसे कोई भी गलत काम, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्या है, कोई ठाकुर है, कोई किसी बिरादरी से, कोई कुछ भी बिरादरी से, तो सब क्या कहते हैं, भाई मंगलवार को मैं ये चीज नहीं खाऊंगा या बृहस्पतिवार को ये चीज नहीं खाऊंगा। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो दिन है, उसी दिन मैं सारे क्षुद्र वाले जो काम हैं इसी के बीच में करूंगा। क्या करूंगा, इसी के बीच में करूंगा। किसके बीच में करूंगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में सारे क्षुद्र काम करूंगा। तो यानी इससे ये मेरा मेंटोस तरीका है दोस्तों, ये स्वयं का मेंटोस तरीका है। क्या तरीका है कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी कहां है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो जो गलत काम है वो जो है, मैं मंगल को नहीं करूंगा, मैं बृहस्पति को नहीं करूंगा। यानी बुधवार को क्या मानते हैं, शुद्ध दिन मानते हैं लोग। उस दिन वो क्या है, खाने पीने वाला काम करते हैं। तो क्या है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र काम करते हैं। इसलिए क्षुद्र ग्रह की पेटी कब पाई जाती है, कहां पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, वरुण के बाद एक और पेटी पाई जाती है, जहां से उल्ट बादल या क्या आते हैं, उल्ट बादल आते हैं। या जब आप देखते होंगे पिंडों का टूटना या धूमकेतुओं का आना, ये उसी उल्ट बादल, ये क्या होते हैं, बर्फ के बादल होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, काइपर पेटी कहा जाता है। ये कब कहां होती, काइपर पेटी कहां पाई जाती है, काइपर पेटी मेरे दोस्त वरुण ग्रह के बाद पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, क्षुद्र मतलब जो ग्रह नहीं बन पाए, क्षुद्र मंगल और बृहस्पति के बीच। यहां तक कि मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं रह गई होगी। फिर आगे की स्लाइड में बात करता हूं, ये चीजें हुई। फिर आगे की स्लाइड में बात करता हूं, बस लास्ट स्लाइड बची हुई है, देखते रहिए। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चंद्रमा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, द बिग स्प्लिट थ्योरी से। द बिग स्प्लिट थ्योरी से थिया ग्रह और पृथ्वी की टक्कर हुई। थिया ग्रह जो पृथ्वी की टक्कर हुई तो क्या हुआ, थिया ग्रह का कुछ पार्ट, थिया ग्रह का कुछ पार्ट क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा और पृथ्वी का वो क्या हुआ, उपग्रह बन गया। उपग्रह बना, उसी को क्या टक्कर को कहा गया, बिग स्प्लिट कहा गया। इसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार रिकैप 2 मिनट का रहेगा। मेरा तरीका, मेरा मेंटोस तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर का तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा मेरे दोस्त कमेंट करके। एक बार सारा रिवीजन। सबसे पहले निहारिका आई। निहारिका से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जुड़े हीलियम बनाया। इससे क्या हुआ, संलयन हुआ और ऊष्मा निष्कासित हुई। ऊष्मा निष्कासित होने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, ग्रेविटी यानी अंतर की तरफ ग्रेविटी ढकेल रही थी, बाहर की तरफ संलयन हो रहा था। तो नाभिकीय भट्टी में संतुलन स्थापित हुआ, कुछ बाहर कुछ अंदर की तरफ। जब संलयन स्थापित हुआ, जब संतुलन स्थापित हुआ, तब क्या बना, तब बना मेरा तारा। तारा बना। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाएगा तब बनेगा लाल दानव। फिर हीलियम का संयोजन होने के बाद फिर क्या हुआ, इसकी सीमा चंद्रशेखर सीमा के अनुसार यानी हीलियम हाइड्रोजन का संलयन हुआ। फिर बड़ा तारा और छोटा तारे का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जब तारे का ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, लाल दानव बनेगा, विस्फोट होगा, तो बड़े तारे या छोटे तारे का निर्माण होगा। ये किसकी सीमा के अनुसार, ये पूछा गया है कि
जब तारे का ईंधन समाप्त होता है तो उसकी जो सीमाएं बचती हैं वो किस वैज्ञानिक ने दी है? तो चंद्रशेखर जी ने दी है। यहाँ से क्या होगा, बड़ा तारा और छोटे तारे का निर्माण होगा। जानेंगे ये कॉन्सेप्ट। छोटे तारे को बौना तारा भी कहा जाता है। फिर क्या होगा, सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा बना जिसमें ईंधन बचा, जो 2 तारे बचे हुए हैं, सुपरनोवा बना। सुपरनोवा में क्या बात की, न्यूट्रॉन स्टार की बात की है। थोड़ा सा ईंधन बचा है, पल्सर यानी थोड़ा थोड़ा जल बुझ रहा है। फिर इसी से एक जो चीज बनेगी, ब्लैक होल बनेगी। यानी इसी तारे से जो सुपरनोवा की घटना होगी, तारे में विस्फोट होगा, तब क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्टार यानी पल्सर इसको बोलते हैं, और ब्लैक होल बनेगा। ये क्या है ब्लैक होल? ब्लैक होल इतना सघन होता है ना, इतना द्रव्यमान होता है, अगर उसके अंदर आप जाएंगे सीमा पे, और ब्लैक होल की ही सीमा को क्या कहा गया है? इसी की परिधि को कहा गया है इवेंट हॉरिजॉन। क्या कहा गया है? इवेंट हॉरिजॉन। ये पिछली क्लास में मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है, ये ब्लैक होल की सीमा को कहा गया। यहाँ इतना घनत्व रहता है कि अगर आप इसके पास गए तो इसका 1 मिनट और पृथ्वी के 10 साल लगभग बराबर होते हैं। इतना घनत्व, इतना द्रव्यमान इसका होता है मेरे दोस्त। किसका? ब्लैक होल का। फिर जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसकी मैं बताता हूं एक बार। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ऊर्जा बनी, हाइड्रोजन हीलियम बना, पदार्थ बना, उससे पदार्थ के बाद गॉड पार्टिकल बने। सबसे छोटा पार्टिकल गॉड पार्टिकल बना। हिग्स बोसान का जिसको मैंने नाम दिया। इसी से तारे का निर्माण हुआ। तारे के बाद क्या हुआ, जब ईंधन खत्म हो गया तब इसी को रेड जायंट या लाल दानव कहा गया। लाल दानव क्या हुआ कि 2 हिस्सों में बट गया, एक सफेद बौना, एक सुपरनोवा बना। सुपरनोवा जो बना, ठीक है, सफेद बौना बना, वो क्या हुआ, पल्सर खत्म हो गया, फिर सुपरनोवा बना। सुपरनोवा से क्या बात की मैंने, न्यूट्रॉन स्टार की बात की, और इसी से ब्लैक होल बना। ठीक है, इसी से न्यूट्रॉन स्टार बना, इसी से ब्लैक होल बना। ये पूरे परिकल्पना रही है सौरमंडल की। इस प्रकार से सौरमंडल हमारा बना। ठीक है, ऐसा सौरमंडल का प्रकार रहा। फिर कुछ बातें इवेंट हॉरिजॉन की मैं बात करता हूं, तो ये क्या है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा ये जरूर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ब्लैक होल की परिधि, यानी जब ब्लैक होल ऐसे बना हुआ है तो जो इसकी परिधि है, बाहरी परिधि है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इवेंट हॉरिजॉन के नाम से जाता है। कुछ तथ्य, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड की आयु है। सूर्य कितना है? सूर्य कब बना? 5 अरब वर्ष पूर्व बना, यानी इतनी आयु पूरी कर चुका है। ग्रह लगभग क्या हुए, पहले सूर्य बना, उसके बाद उसी में बचे हुए मटेरियल से ग्रह बने। ठीक है, तो उसी बचे हुए मटेरियल से ग्रह बने, तो यानी ग्रह उसके बाद बने हैं। तो इसकी क्या आयु है? 4 से 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर प्रकाश वर्ष की बात मैंने पिछले 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो खगोलीय इकाई की मैंने बात की 150 किलोमीटर नहीं, कि पृथ्वी की सूर्य की औसतन दूरी कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर की मैंने बात की। फिर मैंने पार्सेक की बात की। पार्सेक दूरी का मात्रक है, जो क्या है, 3 दूनी 6, 3.26 प्रकाश वर्ष की बात की। यहां तक मैं आपसे बात कर चुका हूं। धन्यवाद दोस्तों। ये दोस्त मेरा नजरिया रहेगा, ये मेरा मतलब तरीका है, ये मेंटोस तरीका है। ठीक है, कहीं भी नहीं फंसेंगे, हर चीज को अवधारणात्मक तरीके से सीखेंगे, तथ्यात्मक तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं आने पाएगी। जब तक अपना आपका भाई कॉन्सेप्ट किलर चैतन्य तिवारी आपके साथ है ना, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। मत डरिए मेरे दोस्त। कुछ लाइनों के साथ मैं इस क्लास, आज की क्लास का समापन करना चाहूंगा। वह लाइनें हैं, जो होता है वह होने दे, या पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम ठान लेंगे दोस्त ना, जो हम चाह लेंगे वही होना है, वही होकर रहेगा, वही होना पड़ेगा। बस इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को आज की विराम देता हूं। जय हिंद।